नमस्कार, स्टार स्पेशलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, देशको राजनीति एकातर्फ तातिरहेको छ, अर्कोतर्फ देशमा भयावह रूपमा जनावरमा देखिने एक किसिमको रोग लम्पी स्किन। पछिल्लो समय वर्षाको सुरुवात सँगसँगै देखिएको यो रोगको लक्षण अहिले नेपालका 77 वटै जिल्लामा फैलिसकेको छ, जसका कारण हजारौं संख्याका पशुहरूले यसबाट आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्, यानि कि जनावरहरूको मृत्यु भएको छ। खास गरी शरीरमा विभिन्न किसिमका खटिराहरू देखा पर्ने र क्रमशः श्वास प्रश्वासमै अवरोध हुने र त्यसपछि उनीहरूको मृत्यु हुने गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यसमा सरकार र यस सम्बन्ध विभिन्न निकायहरूले पनि यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न तवरबाट छलफल थालेको बताइएको छ। यसै बीचमा नेपालमा यो वर्ष मात्रै होइन, अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यो रोगका लक्षणहरू देखिन्थे, तर यति ठुलो भयावह रूपमा यो रोग आएको थिएन। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि लम्पी स्किनका कारण धेरै पशु चौपाएको मृत्यु हुने गरेको थियो र केही समय अगाडि भारतमा पनि यो रोगले पशु चौपाएलाई निकै सताएको थियो। यद्यपि त्यहाँ नियन्त्रणमा आइसकेको छ र नेपालमा भने यो फैलिँदो क्रममा छ। खासमा यो रोग कस्तो किसिमको रोग हो, जनावरहरूमा यो रोग लागिसकेपछि कस्तो किसिमको लक्षणहरू देखा पर्ने गर्छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्न र जनावरहरूलाई जोगाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुशील मेहता, जो प्रथम पहल फाउन्डेसन चित्तौडगढ भारतको हुनुहुन्छ र उहाँ यस अघि पनि भूकम्पको बेला नेपालमा आएर भूकम्पले जुन संरचनाहरूदेखि लिएर मानवीय रूपमा वितण्ड नै मच्चाएको थियो, त्यो अवस्थामा उहाँले धेरै किसिमका काम गर्नुभयो। विशेष गरी त्यो बेला भूकम्पको बेला विभिन्न किसिमका रोगहरू फैलिन सक्ने र फैलिरहेको अवस्थामा विभिन्न कोणबाट उहाँहरूले नेपालमा धेरै सेवा गरिरहनु भएको छ। उहाँ नेपालमा मात्रै होइन, युएई, केन्या, रुवान्डा, युगान्डा, अल्जेरिया लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा पनि पुगेर उहाँहरूले आफूले सेवा दिइरहनु भएको छ। यही विषयमा उहाँ नेपाल आउनुभएको छ। लम्पी स्किनको जुन भयावह अवस्था नेपालमा देखियो, त्यो सँगसँगै उहाँ नेपालमा पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँ कसरी आउनुभयो, यो रोग के हो र यसको निर्मूल पार्ने उपायहरू के हुन सक्छन् र उहाँको फाउन्डेसनले कस्तो काम गर्छ र नेपालमा उहाँहरूले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुशील मेहता, जय जिनेन्द्र, प्रथम पहल फाउंडेशन, प्रथम पहल मेडिकल कंसल्टेंट चित्तौड़गढ़ इंडिया से हूँ। पहले भी जब भूकंप आया था तब भी मैं और मेरी टीम पूरी यहाँ आके हमने सेवा कार्य किए थे। अभी लंपी वायरस यहाँ फैल रहा है, ऐसी सूचना जब मिली तो टीका जी डांगी यहाँ पे हैं, जो अटल फाउंडेशन की हेड हैं, उन्होंने मुझे सूचना की कि यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है पशुओं में, तो अगर आप चाहें तो एक बार आके आप देखें और व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप कीजिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे पुराने कॉन्टेक्ट्स थे उनसे मैंने बात की। जैन समाज से, यहाँ पे व्यापारिक समाज है, जन चेतना जो करते हैं लोग यहाँ पे जुन सुरुमा यहाँले अटल फाउन्डेसन मार्फत नेपालमा लम्पी स्किनको भाइरस फैलिरहेछ भन्ने यहाँलाई पूर्व सूचना चाहिँ तपाईहरुलाई अटल फाउन्डेसनले गरायो। अटल फाउंडेशन टीका जी डांगी, उन्होंने मुझे बताया कि नेपाल में ये वायरस अभी फैल रहा है
उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर में और आपके न्यूज़ चैनल में भी जब न्यूज़ देखी कि वास्तव में यहाँ पे बहुत भयावह स्थिति हो रही है और जो गौवंश है और बाकी के जो पशु हैं उनमें बहुत सारी बीमारी फैल रही है, कुछ वीडियो और फोटोग्राफ भी मैंने देखे, तो हमने तुरंत डिसीजन किया। इंडिया में हमने बात करी आपस में, समस्त महाजन के गिरीश भाई हैं, हीरालाल जी जैन हैं मेरे साथ, वो भी यहाँ अभी आए थे नेपाल, और कल से हम यहाँ पे कांग्रेस के जो एक काफी जाने माने नेता हैं प्रकाश मान सिंह जी, उनके घर जाके मैंने उनसे बात करी, उनसे डिस्कशन किया, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, हमें बताया कि वेटनरी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, बाकी जो गौशालाएं हैं उनके पास जाना है। तो यहाँ लोकल नेपाल के फूलचंद जी जैन हैं, दिनेश जी नवलखा है, और भी काफी जने, राजू सोनाल हैं और टीका जी हैं, उनकी टीम काफी जो लोकल नेपाल के रहने वाले वो सब हमारे साथ पिछले 2-3 दिन से लगे हुए हैं। हम काफी ऑफिसेज में गए हैं, मिनिस्टर से मिले हैं, फिर कंक्लूड ये हुआ कि अब हम वैक्सीन की यहाँ पे अभी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया है। काफ़ी सारे जो NGO हैं यहाँ के, उनसे भी मीटिंग करी थी कल शाम को। आज सुबह जो यहाँ के कृषि और पशु पंछी विकास मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर बेदुराम जी भूसाल, उनसे मेरी मीटिंग हुई उनके ऑफिस में, और उन्होंने ये फाइनल किया कि वो दिल्ली आ रहे हैं और इंडिया की गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए इसी बारे में। मैं भी कल उनके साथ दिल्ली रहूंगा। इंडिया और नेपाल के दोनों मिनिस्टर के साथ बात होके हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा, हम प्रयास कर रहे हैं कि वायरस को बंद करने के लिए हम वैक्सीन वहां से। ठीक है, यो प्रसंग म यहाँसँग एकैछिनपछि गर्छु। सुरुमा लम्पी वायरस के हो? एक तरह का वायरस है, जस्ट लाइक पिछले 1-2 साल में कोविड वायरस हुआ था, उसी टाइप का ये वायरस है जो पशुओं में फैल रहा है। जो दुधारू पशु होते हैं, गाय भैंस, उस टाइप के पशुओं में ज्यादा फैल रहे हैं। अभी यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स पता लगी है, ज्यादातर गाय में फैला है। तो गाय को हम एक सामाजिक दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी हम गौ माता के रूप में मानते हैं। तो हमारे पीछे सिर्फ यही पर्पस था कि गौ माता चाहे इंडिया की हो चाहे नेपाल की हो, हम गौ माता की सेवा करना चाह रहे थे, इसलिए हम यहाँ आने का हमने। ठीक छ, यहाँ गाईमा बढी देखिन्छ भन्नुभयो, अन्य पशुमा कम देखिनु र गाईमा बढी देखिनु कारण चाहिँ के? ये अभी पता नहीं लग रहा है, वो वायरस है, कुछ भी उसका स्ट्रेन हो सकता है। उसके लिए भी हमने जो DG मैडम है उनके साथ मैंने मीटिंग करी थी, और उन्होंने कुछ सैंपल्स भी लिए हैं उसके स्ट्रेन को पता करने के लिए कि कौन कौन सी गाय में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, जो नस्लें हैं उनमें अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्शंस नजर आ रहे हैं अभी। तो उस बारे में 1-2 दिन में जो रिपोर्ट्स आएगी, उसके बेस के हिसाब से वैक्सीन कौन सी कैटेगरी का, कितनी पावर का, कितने mg का उनको दिया जाए, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी डिपार्टमेंट के साथ बैठ के। यो मौसम जुन वर्षाको मौसम सुरु हुन्छ, त्यो बेला अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यो रोगको लक्षणहरू, भाइरसहरू देखिएको थियो। अहिले पनि यही समयमा, यही टाइममा चाहिँ यो भाइरस बढी देखियो। यो वर्षा सँगै देखिने मॉइस्चर ज्यादा रहता है और इस टाइम पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि नई घास जब आती है तो नई घास खाने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब इन्फेक्शन है तो वो बढ़ेगा, लेकिन हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारी मीटिंग्स हुई है मिनिस्टर साहब के साथ और DG मैडम के साथ और बाकी जो स्वयंसेवी संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही है हमारे साथ, हमने निकाला है कि लगभग 70 लाख जो गोवंश है, पशु, उनको सबको वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा इस मार्च के पहले। तो अभी सबसे पहला जो टारगेट है वो जो इन्फेक्शन जिसमें हुआ है उसको ठीक करना, उसको दवाई देना। उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको भी हम पूरा वैक्सीन देने की प्लान कर रहे हैं। आज जब मीटिंग हुई थी तो भूसाल साहब ने बोला था कि आप हमें वैक्सीन सीड भी दे दीजिए। नेपाल की जो लेबोरेटरी है वो भी चाह रही है कि हम थोड़ा वैक्सीन यहाँ पे भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और शायद हम अगर हेल्प करेंगे और सब जने मिलजुल के काम करेंगे तो वो वैक्सीन यहाँ पे भी बनाना अगले कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। यो प्रसंग म फेरि जोड्छु। यो लक्षणहरू कस्तो देखिन्छ
यो भाइरस लाग्यो गाईमा अथवा अन्य जनावरमा भने उनीहरूको सुरुवाती लक्षण के हुन्छ र उनको मृत्यु हुन्जेल त्यो बीचको पिरियड कस्तो हुन्छ? उसकी स्किन पे कुछ गिठान जैसा होने लगता है, कट लग जाएगा, ब्लडिंग आने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खाना पीना उसका बंद हो जाता है लगभग, और उसको लूज मोशन जैसा होने लगता है। तो पता लगता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, एकदम सुस्त सा हो जाएगा जानवर। तो उसके बाद फिर जो वेटनरी स्टाफ है या जो डॉक्टर है, या नेपाल में भी हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी संपर्क करना चाहिए। अभी लंपी वायरस के लिए नेपाल सरकार ने भी एक कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी है, वहां से भी आपको अतिशीघ्र जानकारियां मिलने लग जाएगी। अभी उसके लिए भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, 1-2 दिन में हम अच्छी जानकारियां सोशल मीडिया और न्यूज चैनल और आपके जैसे चैनल के थ्रू भी हम किसान भाइयों को और जो पशुपालक हैं या गौशाला हैं उनको देने वाले हैं। अर्को यो भाइरस लागिसकेको जनावरको दूध खानु हुँदैन भन्छन्, हो? नहीं, वो दूध खाना अभी उचित नहीं होगा। स्पेशली छोटे बच्चों को ये दूध पिलाना ठीक नहीं है, क्योंकि वायरस है, उसमें ब्लड का कंटेंट भी आ रहा है, प्लस इन्फेक्शन जनरेट होने के चांसेस हैं, तो उसको अवॉइड करना ज्यादा ठीक होगा। वैसे भी श्रावण मास में दूध का उपयोग कम किया जाता है, और शंकर भगवान के या किसी मंदिर में चढ़ाना बहुत पुरानी परंपरा है, उसके पीछे यही लॉजिक और मेथड अपनाया गया था। बट शायद हो सकता है कि ये बीमारी जो आई वो ऐसे समय पे आई है, तो इसका बचाव अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब भ्याक्सिनको कुराकानी गर्छु। यहाँले अघि नैदेखि भ्याक्सिनको कुरा उठाइरहनु भएको छ। यो भ्याक्सिनको नाम के हो र यसले, जस्तै भारतकै कुराकानी गर्ने हो भने भारतमा पनि यो भाइरस फैलिएको थियो। यो भाइरसको भ्याक्सिन यसकै लागि हो अथवा अन्य भ्याक्सिन चाहिँ यसमा प्रयोग गरिँदैछ अहिले? इसके लिए अलग से वैक्सीन बनाया गया था। कुछ कंपनीज और हैं जिन्होंने बनाया है, लेकिन अभी उसको परमिशन नहीं मिला है, उनका जो ट्रायल है वो अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए अभी उसका नाम नहीं बता सकते हैं। और डिपेंड करेगा जो स्टैटिक्स डेटा हमारे पास आया है, कौन कौन सी वेराइटी की कौन कौन सी गाय में कितना कितना स्ट्रेन हो रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग वैक्सीन उसके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जुन भ्याक्सिनको कुरा गरिरहनु भएको छ, यो तपाईले इन्डियाबाट मान्यता प्राप्त गर्नु भएको छ? बिल्कुल, भारत सरकार से और बाकी WHO जितने भी हैं उनसे मान्यता प्राप्त वैक्सीन ही हम नेपाल को भेजेंगे, जो हमने इंडिया में एप्लीकेबल किया था। इंडिया की जो गौ माता है, गोवंश को जो प्रॉब्लम हुई थी जब हमने एप्लीकेबल किया था, वही वाला हम यहाँ पे प्रोवाइड करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब तपाईले भ्याक्सिन लिएर नेपाल आउनुभयो र विभिन्न नेताहरूसँग, मन्त्रीहरूसँग पनि यहाँले छलफल अन्तर्क्रियाहरू गरिरहनु भएको छ। प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? तपाईहरूले जुन भ्याक्सिनको कुरा गरिरहनु भएको छ, भ्याक्सिन लिएर आउनु भएको छ नेपालमा, त्यो सरकारले मान्यता दिनुपर्ने होला। मान्यता दिइसकेपछि मात्रै यो भ्याक्सिन प्रयोगमा लैजानु पर्ने हुन्छ। यसको लागि कस्तो पहल थाल्नु भएको छ? जिनसे भी मिले काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मैंने देखा कि यहाँ के जो स्टाफ थे, यहाँ के जो मिनिस्टर से मिला मैं, या जो डीजी मैडम से मिला था, या उनके ऑफिस के जो डिप्टी और बाकी के जो स्टाफ थे, उन्होंने काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। वो ऑलरेडी उन्होंने वो वैक्सीन ले रखा है, कुछ बहुत कम मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। उन्होंने कुछ गौ और जो पशु पक्षी उनमें लगाया है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके। बट अभी समस्या नेपाल के साथ ये है कि उनके पास इतना वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जितने पशुओं में फैल रहा है। बहुत तेजी से फैलता है और मृत्यु दर काफी ज्यादा है। रिमोट एरिया जो है वहां पे काफी जल्दी से मृत्यु हो रही है, तो उसको बचाना और फास्ट एक्शन लेना है। तो इसीलिए जब मिनिस्टर साहब से कल हमारी बात हुई थी और आज उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो आज दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यहाँहरुको संस्था जसले भ्याक्सिन नेपाललाई उपलब्ध गराउँछु भनेर यहाँले भन्नुभयो, यहाँ त्यही प्रयोजनको लागि नेपाल पनि आउनु भएको छ। यहाँले निशुल्क दिन थाल्नु भयो कि नेपाललाई, अथवा यहाँले शुल्क केही रकम लिँदै हुनुहुन्छ? के कुराकानी भइरहेको छ? नहीं, हम सेवा कार्य करने के हिसाब से सोच रहे हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यहाँ पे प्रोवाइड कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। बट आज जो डिस्कशन हुआ था, एक प्रोफेसर साहब भी आए थे, उनसे बात हुई थी कि वैक्सीन तो हम दे देंगे, वो काठमांडू तक आ जाएगा, लेकिन जो रिमोट एरिया है यहाँ पे, जो पास में गांव है,
अलग अलग 77 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, वहाँ वैक्सीन कैसे जाएगा। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अटल फाउंडेशन है, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, महावीर इंटरनेशनल है, या सद्भावना मंच है, इस टाइप के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी सारे सामने आ रहे हैं कि हम उसमें हेल्प करने को तैयार हैं। वॉलंटियर्स काफी हैं जो बोल रहे हैं कि मैं मेरे गांव के वैक्सीन में ले जाके लगवा दूंगा, या इस तरीके से सब अपना अपना सहयोग जिससे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। तो सब मिलजुल के अगर काम करेंगे तो शायद बहुत जल्दी ये लंपी वायरस से निजात मिल जाएगी और अपन जो अपना मानस था उसमें हम सफल रहेंगे। यो भ्याक्सिन तपाईँले नेपालमा लिएर आउनुको पछाडि तपाईँको कुनै स्वार्थ छ अथवा नितान्त मानव सेवा, पशुप्रति गर्ने यहाँहरूको मानव सेवा? सिर्फ मानव सेवा के साथ साथ पशु सेवा भी है। हम पिछले बार भी जब भूकंप आया था तब हम आए थे, करीबन 1.5 महीने तक हमने यहाँ सेवाएं दी है, मेडिसिन भी दी थी, काफी चीजें हमने यहाँ पे करी। उसके बाद भी लगातार हमारा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। जिन जिन गांवों में हम गए थे वहां से लोग आज भी हमारे को फोन करते हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है। कुछ रिक्वायरमेंट आई थी तो हम बीच में भी आए थे। पशु बलि का एक जो प्रोग्राम यहाँ पे होता था उसके अगेंस्ट भी हमने काफी कैंपेन करी, मैराथन भी किया था, और रेगुलर हमारा एक्टिविटी चलता रहता है कि शाकाहार को बढ़ाना है। एज ए हिंदू, एज ए सात्विक सिस्टम, मेडिकली भी शाकाहार अच्छा भोजन है, तो हम उसको बढ़ावा देने के लिए अब लाइव स्टॉक जो है हमारा, अगर गाय भैंस दूध दही अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो किसान वर्ग जो गरीब आदमी है उसके लिए एक इनकम का सोर्स भी होता है, वो तकलीफ में आ जाएगा। तो हम उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हम उसके कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो हमारा कोई स्वार्थ। यहाँहरूले खोजेको नेपालको गभर्मेन्टको स्वीकृति खोज्नु भएको छ। नेपालको गभर्मेन्टले ओके भन्यो भने यहाँहरूले भ्याक्सिनहरू ल्याएर नेपालमा सेवा दिन सक्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। अब अन्तमा भनिदिनुहोस्, यहाँले प्रथम पहल फाउन्डेसन, यहाँहरूको जुन अर्गनाइजेसन छ, यो अर्गनाइजेसनले भारतमा कस्तो कामहरू गरिरहेछ? यहाँले भन्नुभयो विभिन्न देशहरूमा म काम गरिरहेछु, विभिन्न देशमा पुग्छु, यो क्रममा नेपालमा पनि यो भाइरस आयो, नेपालमा पनि आइपुगे भन्नुभयो। यहाँहरूको यो फाउन्डेसनको मेन काम चाहिँ के हो, के गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? प्रथम पल फाउंडेशन एक ग्रुप कंपनी है हमारी, प्रथम पल मेडिकल कंसल्टेंट उसका एक पार्ट है। हम काफी सारे एनजीओ और फाउंडेशन मिलके सेवा कार्य करते हैं। उसमें प्रथम पल फाउंडेशन भी है, समस्त महाजन ग्रुप भी है, जैन समाज भी है, महावीर इंटरनेशनल भी है, लॉयंस क्लब भी है, रोटरी क्लब भी है। सब मिलजुल के जब हमारे पास जो चैरिटी के लिए पैसा आता है या चीजें आती है, वस्तुएं आती है, उसको जहां जरूरत हो, मानव सेवा के लिए जहां पे भी रिक्वायरमेंट है हम वहां जाने का, या प्रैक्टिकली हमारे से अगर पॉसिबल होता है, जैसे भूकंप के टाइम पे भी हम नेपाल भी आए थे, इंडिया में भी हम करते हैं, वृक्षारोपण का काम करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, मेडिकल कैंप्स का काम करते हैं, और सेवा कार्यों में हम जुड़े हुए हैं। इसके पीछे और कोई हमारा ऐसा लॉजिक नहीं है कि यहाँ हम और कोई निस्वार्थ मानवीय सेवा का प्रयास कर रहे हैं। समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष आभार, धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुशील मेहता, जो प्रथम पहल फाउन्डेसन चित्तौडगढ भारतबाट नेपालमा आउनुभएको थियो। खास गरी नेपालमा पछिल्लो समय पशु चौपाईहरूमा फैलिँदै गएको लम्पी स्किन रोग, यसको नियन्त्रण र उहाँहरूको फाउन्डेसनले नेपालका लागि ल्याएको भ्याक्सिनको उपभोग कसरी गर्न सकिन्छ, यसबारेमा उहाँले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आउनु भएको छ र यो रोग नियन्त्रणका लागि के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू नेपाल आउनु भएको छ। उहाँहरूले नितान्त रूपमा, निस्वार्थ रूपमा, निशुल्क रूपमा उहाँहरूले सेवा दिने भनेर भन्नुभएको छ। यसरी भयावह हुँदै गएको यो रोग नियन्त्रणमा उहाँहरूको समूह, उहाँहरूको फाउन्डेसनले देखाएको यो पहललाई पक्कै पनि सम्बन्धित निकायले महत्त्वका साथ दिनेछ र जसरी फैलिदो रूपमा गइरहेको यो रोग जुन पशु चौपाईबाट अरबौंको नोक्सानी किसानहरूले बेहोरिरहेका छन्, यसबाट पक्कै पनि निर्मूल हुनेछ र यसका लागि सबैले पहल थाल्नेछन्। सम्बन्धित निकायले यसलाई छिटै नियन्त्रणमा ल्याउने पहल थाल्नेछ भन्ने विषयमा विषयसँग सम्बन्धित रहेर खासमा यो रोग के हो,
र यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। अर्को बसाइमा पुनः हामी अर्को अतिथिसित उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्।